नमस्कार, I'm अशोक व्यास और ये वो दिन है जब हम में से सब लोग रशिया और यूक्रेन के अलावा कुछ सोच नहीं पा रहे हैं। रशिया ने क्यों आक्रमण कर दिया, उसके बारे में हमने कुछ शोध करना प्रारंभ किया होता है। किसकी गलती है, आगे क्या होगा, हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ जाएगा, हम जिस भी देश में हैं, आर्थिक रूप से किस तरह की उथल-पुथल विश्व में होने वाली है। साथ ही साथ सवाल ये भी आ जाता है कि इसका क्या असर पड़ने वाला है विश्व की उस व्यवस्था पर जिसके हम अभ्यस्त हो चुके हैं। अनिश्चय भी है। अनिश्चय को हम एक व्यक्ति के रूप में जब रिस्पॉन्ड करते हैं, तो वो हमारे अनुभव भी बनाता है और हमें चिंता में भी डाल सकता है। इंडिविजुअल रिस्पॉन्स टू रशिया यूक्रेन क्राइसिस, इस विषय पर बात करने के लिए हम स्वागत कर रहे हैं जयपुर से डॉक्टर नितिन सारस्वत का। लाइफ कोच हैं आप। नमस्कार डॉक्टर साहब। तो नमस्कार। नितिन जी, क्योंकि ये जीवन का एक ऐसा रंग हमारे सामने आ जाता है जिसमें बहुत सारे अनिश्चय से हम घिरे हुए अपने आप को पाते हैं। तो उस तरफ इस आक्रमण के और युद्ध के चलते जहाँ हम आ गए हैं, वहाँ जाने के पहले इसकी पृष्ठभूमि को थोड़ा समझते हैं। आप बताएं कि वाज़ इट सरप्राइजिंग फॉर यू जब आपने ये सब खबर सुनी? थोड़ा सा शॉकिंग तो था ही कि हम आज भी एक वर्ल्ड वॉर के कितने नज़दीक हो सकते हैं। हमारी इमेजिनेशंस के परे कुछ दिन पहले पूरा वर्ल्ड मानो एक साथ मिलकर एक कोविड पैंडेमिक से लड़ रहा था, जहाँ हर कंट्री को ये समझना ज़रूरी हो गया था कि वैक्सीन भले ही इंडिया में बने, रशिया में बने, पर जब तक पूरे वर्ल्ड में हर किसी को नहीं लगेगी, तब तक वैक्सीन किसी काम की नहीं होगी। पर शायद इंसान का की मेमोरी और इंसान को जो लेसन्स नेचर देती है, वो इतने छोटे होते हैं कि वो बहुत जल्दी ही उनको भूल जाता है। तो ये इसलिए शॉकिंग था कि वर्ल्ड पावर्स अपने वेस्टेड इंटरेस्ट या अपने छोटे इंटरेस्ट्स को देखते हुए किस तरह एक पूरे विश्व को इतने बड़े खतरे के मुहाने पे ला सकते हैं। तो इसमें कई राष्ट्रों के आपसी संबंध में जो नेतृत्व करने वाला है, उसका अहंकार भी कुछ रोल प्ले करता है क्या? इसके बारे में आप क्या सोचते पूरा पूरा। और हैं? जैसे मेरा तो मानना है कि वर्ल्ड वॉर जब भी हुई है या कोई भी वॉर जब हुई है, तो उसमें कहीं ना कहीं इंडिविजुअल ईगो और कलेक्टिव ईगो ऑफ द कंट्री जो है या एरिया जो है, उसने हमेशा एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। आप हमेशा देखें कि कोई ना कोई जो सेंटर में सेंटर पीस लीडर रहे हैं जिस समय पर वर्ल्ड वॉर पे गया है, तो उनकी अपनी ईगोज का साइज बहुत बड़ा रहा है। अगर हम इसमें भी गल्फ वॉर को ही देख लें, जहाँ पे इराक पर अमेरिका ने अटैक किया था, तो जो रीजंस अमेरिका ने दिए थे, वो रीजंस अमेरिका को खुद अपना मुंह छुपाना पड़ा उन रीजंस के लिए। तो वो अमेरिकन प्रेसिडेंट का ईगो ही था, और उधर इराकी प्रेसिडेंट का ईगो ही था जिसने पूरे वर्ल्ड को लगभग लगभग ऐसी स्थिति में लाके खड़ा कर दिया था कि हम एक वर्ल्ड वॉर की तरफ उस तब भी बढ़ सकते थे। और सीरिया वॉर में तो हमने देखा ही था किस तरह रशिया और अमेरिका एकदम आमने सामने थे। और कैसे ये भी सच है कि जो आईएसआईएस है, उसको इनिशियल अनजाने जाने में जो हथियार गए वो अमेरिकन हथियार ही गए। तो ये ईगो और छोटे वेस्टेड इंटरेस्ट को जो साधने की वर्ल्ड पॉलिटिक्स की आदत है, उससे आम आदमी का कितना नुकसान होगा शायद किसी को परवाह ही नहीं है। तो आप जो कह रहे हैं उससे एक आम आदमी की चिंता और बढ़ जाती है क्योंकि हमारा जो एक विवशता का क्षेत्र है, वो और भी फैलता हुआ सा दिखाई देता है क्योंकि शीर्ष स्तर पर बैठे हुए जो लोग हैं, उनकी समझ कैसे काम करेगी इस पर आपका नियंत्रण नहीं है। और जैसे पुतिन के व्यक्तित्व के बारे में जो कुछ भी सामने आ रहा है वो अपने स्थान पर है। फिर ये नेटो कंट्रीज के साथ यूक्रेन के शामिल न होने का जो रशिया का आग्रह है उसका अपना एक लॉजिक उनकी तरफ है। और तो कुल मिला के एक टग ऑफ वॉर जैसी शक्ति जो कि जब तक प्रदर्शित नहीं की जाती है तब तक तो परसेप्शन ऑफ पावर है, दैट इज
playing a big role, and that has brought us at this stage. और allow me to mention कि अभी जब हम बात कर रहे हैं तो जो रशिया की स्थिति वहां पर वैसे भी वो सामरिक दृष्टि से अधिक शक्तिशाली है, तो यूक्रेन की स्थिति दयनीय कहा जाए अगर तो शायद बुरा ना होगा, क्योंकि वो जल थल नभ तीनों तरफ से आक्रमण हो गया है। और प्रारंभ में ये था कि नाटो और अमेरिका ने जो सपोर्ट करने के लिए कहा था वो पीछे तो नहीं हटे, लेकिन उन्होंने मतलब आपके साथ आके तो नहीं खड़े हुए हैं वो लड़ने के लिए एज यूक्रेनियन, आपको लगेगा। तो इसमें भी आपका क्या कहना है? जो यूक्रेन ने जैसी मदद मिल जाएगी उसके बारे में जो सोचा होगा, और अमेरिका राष्ट्रपति जब फाइनेंशियल रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं रशिया पर, तो कहीं ना कहीं इज इट लाइक अमेरिका ने भरोसा देके उनको बीच में मझधार में छोड़ दिया, ऐसा परसेप्शन बनता है क्या? बिल्कुल बनता है। और अगर हम ध्यान से देखें तो जो अमेरिकन पूरी हिस्ट्री रही है वो इसी तरीके की रही है। अगर हम वियतनाम वॉर को भी देखें तो वियतनाम वॉर में भी अमेरिका ने यही किया था कि जो नॉर्थ वियतनाम के विरुद्ध जो पूरा जो सत्ता स्थापित की थी अमेरिका ने, उसे जो विश्वास अमेरिका ने दिलाया था, जैसे ही अमेरिकन इंटरेस्ट हर्ट होने लगे, अमेरिका वहां से विड्रॉ हो गया था। पर अमेरिका मॉरल डैडी बनने का हक नहीं है अमेरिका के पास। रशिया ने सही किया गलत किया उसे अगर एक तरफ भी रखते हैं, तो लगभग यही परिस्थिति तो थी जब क्यूबा में रशिया ने, उस समय की यूएसएसआर ने मिसाइल्स लगा दिए थे और अमेरिका वर्ल्ड वॉर के ब्रिंक पर ले आया था पूरे विश्व को। और अमेरिका ने कहा था कि अगर 72 घंटे के अंदर अंदर ये मिसाइल्स नहीं हटे तो हम अटैक कर देंगे क्यूबा पर। तो आप सोचिए अगर अमेरिका अपनी सुरक्षा को लेकर इतना सचेत हो सकता है कि उसे विश्व की सुरक्षा की कोई चिंता नहीं रही, तो उसके पास मॉरल राइट क्या है कि वो रशिया को ये कहे, मैं वॉर को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, बेचारे मर तो यूक्रेन के लोग रहे हैं, पर अमेरिका के पास मॉरल डैडी बनने का राइट नहीं है। अमेरिका कैसे मॉरल डैडी बन सकता है? देखिए, ऐसा है, जो बात आप कह रहे हैं वो इंटेलेक्चुअल्स इस समय भूल जाते हैं कि पीछे क्या क्या हुआ है और समग्र रूप से स्थिति में क्या क्या तत्व शामिल हैं। अभी ये लगता है कि रशिया ने मानवता विरोधी एक आक्रामक रुख साम्राज्य विस्तार की नीति को लेते हुए अपना लिया है और उसका सामना करना है, और रशिया इज द ओनली कल्प्रिट और विलन टू हैव ब्रॉट द होल वर्ल्ड टू दिस स्टेज। आपकी बात से लगता है कि और भी पक्ष हैं, जाहिर है कुछ लॉजिक रशिया ने भी दिया होता है, लेकिन इसका यूं अचानक सा हो जाना अचानक सा भी नहीं है, क्योंकि अमेरिका काफी समय से अपने खुफिया सूत्रों के आधार पर ये संभावना, ये आशंका व्यक्त करता रहा था। अब मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ न्यूयॉर्क में बैठा हुआ, और इसलिए भी मैं ये आपकी जानकारी में लाना चाहता हूँ कि न केवल अमेरिका ने समर्थन करने के बाद में समर्थन करते रहने के वादे के वक्तव्य दिए हैं, बल्कि आप देखें कि अमेरिका का नाम तो बुरा हो रहा है परसेप्शन वाइज, जैसा कि मैं और भी देशों के खबरों में सुन रहा हूँ, लेकिन अमेरिका ने $350 मिलियन अभी उनको दिए हैं आर्म्स वगैरह के लिए। अमेरिका ने जो फाइनेंशियल रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं उसका प्रभाव यहाँ की इकोनॉमी पर भी पड़ने वाला है, लेकिन अमेरिका स्विफ्ट से रशिया को बाहर लाए ऐसा यूरोपियन देशों की सहमति के बिना नहीं करना चाहता था, जो कि सबसे अधिक दबाव उत्पन्न करता वहां पे। तो एक संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता होती है, इसको भी हमें मानना पड़ेगा। पर अब मैं थोड़ा इस तरफ भी जाना चाहता हूँ, जो प्रेसिडेंट हैं यूक्रेन के, उनका ये निर्णय कि अमेरिका ने प्रस्ताव किया कि स्थिति को देखते हुए आप सुरक्षित वहां से आपको निकाल देते हैं, तो उन्होंने उसको मना कर दिया। ये एक बड़ी एक रोचक मानव मन की चुनौती के समय निर्णय लेने वाली जो संरचना बनती है, उसकी स्थिति है। इसके बारे में आप थोड़ा बताएं, उसके मन में क्या चल रहा होगा, उसने क्या सोचा होगा, यूक्रेन वासियों के
दिल पर इस समय क्या बीत रही होगी? अब आप ये देखें कि अपने देश को इतने बड़े संकट में के लिए तैयार कर देने के बाद अगर वो इस कंट्री को छोड़ के चले जाते, तो उनकी लीडरशिप तो पूरी तरह खत्म हो गई होती। फिर वो लीडर नहीं बने रह सकते थे। तो उनकी तो एक तरीके से पॉलिटिकल मजबूरी भी है कि वो वहीं रहें। पर इस पूरे के पूरे जो क्राइसिस है, उसे हैंडल करने की जगह मुझे लगता है मिसहैंडल किया गया पूरी तरीके से। क्योंकि रशिया की अगर एक डिमांड मान ली जाती कि आप हम वो कहते थे कि हाँ, हम नेटो में शामिल नहीं होंगे, या ठीक है चलो हम कम से कम इस पे बात करने के लिए तैयार हो जाएँगे। तो ये जो स्थिति आज है इसे टाला जा सकता था। मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ों के पीछे बहुत सारे वेस्टेड इंटरेस्ट्स हैं जो अ, पर्दे के पीछे-पीछे चल रहे होते हैं, जो हम लोगों को कभी पता भी नहीं चलता आम आदमी को, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स जो लड़ रहे होते हैं कि कौन वाला पलड़ा सही वाला पलड़ा, कौन वाला पलड़ा गलत वाला पलड़ा। जैसे कि पूरे वर्ल्ड जो गल्फ वॉर थी, उसके जो छुपे हुए तथ्य थे, जब वो बाद में सामने आने शुरू हुए कि किस तरीके से इन तथ्यों में सीधा-सीधा कनेक्शन जो था, वो कनेक्शन कहीं तेल का खेल था। तो मैं बिल्कुल सरप्राइज़ नहीं होऊँगा यदि अभी भी कोई ऐसा खेल हो, जो वेस्ट वर्सेस रशिया चल रहा हो और यूक्रेन बेचारा 2 पार्टों के बीच में फँस फँस यहाँ पे पिस रहा हो। आपकी बात से मुझे वो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन वाली बात वो संदर्भ याद आ रहा है। अभी के हालात में जहाँ तक हम पहुँच गए हैं, इसमें आगे क्या? उसमें आगे क्या में जो भारत में आप देख रहे हैं मीडिया के द्वारा या भारतीय इंटेलेक्चुअल्स और भारत की जो प्रतिक्रिया होती है उसमें भी कई बार सीधे-सीधे 2 रंग देखने में आ जाते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के अलावा यूएई और एक राष्ट्र था जो एब्सेंट रहे, बाकी 11 वर्सेस 1 में वीटो रशिया ने कर दिया सिक्योरिटी काउंसिल में। तो जो स्टैंड इंडिया ने लिया है वो खुलकर रशिया के इस आक्रामक कदम की निंदा नहीं कर रहा है, उसके विरोध में नहीं खड़ा हुआ है। ये एक इंटरप्रेट करना ठीक होगा ना? आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही है और अ, हमारे लिए इस समय ये ज़रूरी भी है बिकॉज़ हमारे लिए रशिया एक बहुत बड़ा एलाय है और हम किसी ट्रीटी से बंधे हुए नहीं हैं। हम एक तरह से पार्टनरशिप्स में हैं, अमेरिका के साथ भी और रशिया के साथ भी और हमारे यूक्रेन के साथ भी बहुत अच्छे रिलेशन हैं। तो इस समय ऐसा ही है कि अगर मेरे 2 दोस्तों के बीच में झगड़ा हो रहा हो, तो सबसे अच्छा है कि मैं क्या करूँ, मैं शांति की अपील करूँ। क्योंकि अगर आपके 2 दोस्तों के बीच में भी झगड़ा हो रहा है और आप किसी एक दोस्त के पक्ष में खड़े हो जाएँगे, तो झगड़ा बढ़ा ही देंगे, घटाएँगे नहीं। तो मुझे लगता है भारत ने बिल्कुल अपने हितों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें याद रखना पड़ेगा कि हम चाइना और पाकिस्तान दोनों से घिरे हुए हैं और इस समय जब-जब यूएन में हमारे खिलाफ कोई भी प्रस्ताव आया है, तो हर बार रशिया ने ही हमारा साथ दिया है। कोई और ताकत हमारा साथ देने नहीं आई, यूक्रेन ने भी तो नहीं दिया है। इसलिए जी। किसी ने साथ नहीं दिया। तो इस समय हमारी ये नैतिक ज़िम्मेदारी भी है कि हम रशा का विरोध ना करें। हाँ, हम शांति प्रिय हैं, तो हम लगातार अपने बयानों में ये कह रहे हैं कि हिंसा नहीं होनी चाहिए, शांतिपूर्ण तरीके से बात होनी चाहिए। और इंडिया बहुत अच्छा बैलेंस कर रहा है, इंडियन लीडरशिप बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस कर रही है। आप देखिए आज भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के प्रधानमंत्री से बात करी है, लगातार यहाँ के एम्बेसडर से बात की जा रही है, उनको भी साधने का प्रयास जारी है। और रशिया के में पुतिन से भी लगातार भारतीय जो लीडरशिप है, वो संपर्क में है। आप देखें जिस समय हमारे देश में ये चर्चा चल रही है कि हमें यूएसएस जो रशिया है उसका विरोध करना चाहिए, उसी समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री वहाँ जाकर और कह रहे हैं मोस्ट एक्साइटिंग टाइम पर मेरी विज़िट हो रही है। तो हमको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हम अपने हाथ ना जला बैठें और अपने देश की सुरक्षा को बिकॉज़ हमारे रशा की निंदा कर देने से रशा पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पर हाँ, रशा की यदि हम रशा के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं, तो हमारी अपनी सुरक्षा पे कितना प्रभाव पड़ेगा,
ये हमें याद ज़रूर रखना चाहिए। ये जो आपने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ जाके उतरते हुए हवाई जहाज से ये कहा कि मैं कितने एक्साइटिंग वक़्त में आया हूँ वग़ैरह, तो क्या वो तब तक ये एग्रेसिव स्टेप रशिया ले चुका था? ले चुका था, स्टार्ट हो चुका था। अच्छा, तो फिर ऐसा लगता है कि उन्होंने मैच्योरिटी नहीं दिखाई क्योंकि वो एक कॉलेज विद्यार्थी जैसे कुछ हँसी-खिसी की बातें कर दे या तो मैंने सोचा वो और किसी संदर्भ में कह रहे हैं, पहले जब वो मैंने वीडियो देखा था तो पर उनके बारे में बात हम अधिक न करते हुए फिर से वो जाके उनसे मिल भी नहीं पाए, इतनी दूर यात्रा करके हुँ, गए। तो जूनियर मिनिस्टर ने उनको रिसीव किया। जी, जी और पाकिस्तान रशिया से क्या चाहता है अभी? पाकिस्तान हमेशा एक शुगर डैडी ढूँढने वाली कंट्री रही है, अगर आप देखें तो। पहले उसका वो सारा का सारा खर्चा अमेरिका उठाया करता था। जब अमेरिका ने हाथ खड़े किए तो वो चाइना के पास चला गया। जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स हैं वो ये हैं कि सीपीईसी जो है वो अब बहुत बुरी तरह से फ्लॉप होने जा रहा है और जो चाइना है वो एक साहूकार की तरह है जो किसी को भी मुफ्त में कुछ भी नहीं बाँटता। तो रशिया एक हथियारों का एक नया डोनर की तरह रशिया को देख रहा है पाकिस्तान कि क्या पता इस समय क्योंकि रशिया अकेला पड़ रहा है तो ये कोशिश है चाइना, पाकिस्तान और रशिया का एक एक्सेस क्रिएट करने की, जो भारत के लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है। तो इसलिए हमको इस समय बहुत सावधान होकर अपने पत्ते बहुत ज़्यादा अच्छे से खेलने की आवश्यकता है और मुझे लग रहा है हमारी लीडरशिप इसे बहुत अच्छे से बैलेंस करके चल रही है। बिकॉज़ पिछले 1 साल में लगातार पाकिस्तान ये प्रयास करता रहा है कि वो रशिया के नज़दीक आए और चाइना उन दोनों के बीच में एक ब्रिज का काम करने की कोशिश कर रहा है। पर इंडियन लीडरशिप ने बहुत सफलतापूर्वक इस एक्सेस को बनने से रोका है। बहुत ही अच्छा विश्लेषण आपने किया है जो इस बारे में किसी को अगर ये विचार हो कि भारत ने ये स्टैंड क्यों लिया है, तो और अधिक स्पष्टता आपकी बात सुनकर आ जाती है और सबको अपने-अपने हित, अपने-अपने सुरक्षा के बारे में देखना चाहिए भी, ये उनका कर्तव्य भी है और अब आप अधिकार यही देखिए ना कि अमेरिका ने अपने हितों को देखते हुए कितने स्पष्ट कह दिया, नो बूट्स ऑन द ग्राउंड। हुँ, जो बाइडेन ने क्लियर कहा था किया था कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इवन अपने सैनिक भेजेंगे। आपने तो सैनिक तो छोड़िए ड्रोन तक नहीं भेजा अपना। हुँ। अमेरिका तो अपना एक ड्रोन भी मरवाने को तैयार नहीं है। कोई अमेरिका ही नहीं, कोई भी यूरोपियन कंट्री अपना कोई भी नुकसान कराने को तैयार नहीं है। तो इसमें यदि भारत अपना हित देखकर और उसके बाद सर्व शांति की भी बात कर रहा है, तो हम भारत को किस चीज़ के लिए दोषी ठहरा सकते हैं? भारत में जो जनरल आप इंटेलेक्चुअल्स के स्टेटमेंट सुन पढ़ रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? ये जो बात आपने कही है, वो इस दिशा में सोच रहे हैं या अलग रूप में देख रहे हैं? मेजॉरिटी इसी तरीके से सोच रही है और एक जो क्वासी इंटेलेक्चुअल ग्रुप है जिसको हमेशा जो वेस्ट लीनिंग लेफ्टिज्म है उसकी तरफ जाना होता है उसकी एक समस्या है कि वो बहुत ज़्यादा राइचियस अप्रोच की तरफ जाता है और वो राइचियस अप्रोच के लिए भी क्या करते हैं दे लुक फॉरवर्ड टू द वेस्ट कि वेस्ट क्या अप्रोच ले रहा है तो उस समय जो वेस्ट की अप्रोच है वो उसी से जो प्रभावित कुछ लोग हैं देखिए वॉर को तो हर कोई बुरा कहे इसमें कोई बुराई नहीं है जान जाती है इंसान की इससे बुरी कोई बात नहीं हो सकती पर बात यह भी है कि जान जाती है उसको तो आप नहीं रोक पाएंगे क्योंकि वो जो परिस्थिति बना दी गई है वो जो बैकग्राउंड बना दिया गया है वो आज का बैकग्राउंड नहीं है वो बैकग्राउंड इतिहास से चलता आ रहा है और इतिहास के बाद भी पिछले 10 साल में जो कुछ हुआ है, जिस तरीके से लगातार यूक्रेन नाटो का मेंबर बनने की बात कर रहा है। अगर नाटो का वो मेंबर बन जाता है तो बिल्कुल क्यूबा ने के बारे में जो अमेरिका ने कहा था वही सच्चाई रशिया की होने वाली है, कि मेरी गर्दन के नीचे अगर आप छुरा रखेंगे, तो मैं चुप कैसे बैठ सकता हूँ। ये उस समय अमेरिका का बयान था कि आप मेरी गर्दन पे छुरा रखकर मुझसे चुप बैठने की उम्मीद नहीं कर सकते। नाइफ की तरह है मेरी गर्दन पे ये। बिल्कुल उसी तरह नाटो के मिसाइल जो हैं, अगर रशिया की गर्दन पर छुरे की तरह बैठेंगे, तो हम कैसे मान सकते हैं कि एक रशिया जैसी सुपर पावर इसको एक्सेप्ट कर लेगा। इन परिस्थितियों को देखते हुए इंडिया को भी पूरा हक है
जैसे यूक्रेन अपने हित साध रहा है, रशिया अपने हित साध रहा है, अमेरिका अपने हित देख रहा है, नेटो अपने हित देख रहा है। तो क्या हमें केवल सही और गलत में फंसकर सब कुछ बिगाड़ते हुए अपने हितों को भी बिगाड़ लेना चाहिए? मुझे लगता है बिल्कुल समझदारी नहीं होगी। आपने बड़ी समझदारी की बात की है और इसमें जो विश्लेषण आपने किया है उसमें फिर इफ्स एंड बट्स वाली बात रह भी नहीं जाती है। इसको लेके अब हम आम आदमी की तरफ चलते हैं और आम आदमी वो नहीं जो कि वहाँ फँसा हुआ है, लेकिन हम उसको भी नकार नहीं सकते। इसलिए उस तरफ चलते हुए मुझे याद आता है कुछ विद्यार्थी भी वहाँ पर से इवैक्यूएट किए जा रहे हैं भारत सरकार द्वारा और उन्होंने जो उनके वक्तव्य आए हैं वो भारत सरकार जिस तरह से उनका सहयोग कर रही है बाहर आने में, उसको लेके उन्होंने संतोष जताया है, जो थोड़ा बहुत मैं वीडियोज़ देख रहा था। पर वहाँ से अब हम भारत में या किसी भी देश में ऐसे लोग जो युद्ध के साथ-साथ आने वाले समय में उनके बैंक, उनके जेब पर पड़ने वाले दबाव के बारे में भी चिंता कर रहे हैं और साथ ही जब कोविड के बाद हम सोच रहे थे अब हम एक सामान्य स्थिति वाले विश्व की तरफ बढ़ रहे हैं, पर इस युद्ध से फिर लगता है कि एक तो इंटरनेशनल ट्रैवल में भी इसका असर पड़ने वाला है। कई देशों ने अपने एयर स्पेस से रशियन एरी नहीं जाएँ, एरोप्लेन वो ऑलरेडी कर दिया। कॉम्प्लिकेटेड वर्ल्ड हमारा जो है, वो और कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। तो कई लोगों को चिंता होती है ये क्या वगैरह। आप अब लाइफ कोच वाला हैट लगाकर बताइए कि ऐसी अनसर्टेनिटी को कैसे स्वीकार किया जाए? अभी इस पैंडेमिक ने हमको एक बात तो बहुत अच्छे से समझा दी कि आप ज़िंदगी में एक चीज़ को आपको स्वीकारना ही पड़ेगा कि अनसर्टेनिटी एंड चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट। और ये जो अभी इस जो वॉर चल रही है, इसका इम्पैक्ट आने वाला है, ये कितने लंबे समय तक पूरे विश्व को एक नई एक्सिस में बाँटने वाला है, इसके बारे में कोई प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती। पर हाँ, ये ज़रूर है कि आपका ट्रैवल जैसे पैंडेमिक ने डिस्टर्ब किया था, इसी तरह ह्यूमन क्रिएटेड क्राइसिस भी इस हमारे ट्रैवल, हमारी ज़िंदगी, हमारे बिज़नेस पता नहीं कितने लोग होंगे जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रशिया से कनेक्टेड होंगे, कितने लोग होंगे जो यूरोप से कनेक्टेड होंगे और आपस में जो कनेक्शंस हैं, ये बुरी तरह इम्पैक्टेड होने वाले हैं। तो हमको एक बार फिर से अपने अंदर की शक्ति को आवाज़ देनी होगी। हमको देखना होगा कि हम चेंज के लिए कितने रेडी हैं, क्योंकि ये सारा खेल है चेंज को हम कितने अच्छे से ट्रांसफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। टफ टाइम्स, डिफिकल्ट टाइम्स केवल एक ही चीज़ करते हैं कि वो हमारे भीतर एक नई ऊर्जा के सृजन की संभावना पैदा करते हैं। तो यदि हम चाहें तो इन टफ टाइम्स और डिफिकल्ट टाइम्स से या जाती हुई जिंदगियों को देखकर जिंदगी की कीमत समझना शुरू कर सकते हैं। एक जंग जो वहां चल रही है, उस बड़ी जंग को देखकर बेफिजूल की बहुत सारी छोटी छोटी जंग जो हम अपने जीवन में लड़ते रहते हैं, उनको सीज फायर की तरफ लेके जा सकते हैं। हम अपने जीवन को और सरल बनाने का प्रयास कर सकते हैं और प्रयास कर सकते हैं कि जिस भी परिस्थिति में हम हैं, उस परिस्थिति में होने के बावजूद भी अपना बेस्ट वर्जन कैसे क्रिएट किया जाए। तो जितना एक्सेप्टेंस हम लेते आएंगे, जितना एनर्जी हम रेजिस्टेंस की जगह कुछ कन्वर्ट कर कर जो परिस्थितियां हैं उनके अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल कर कुछ नया बनाने में लगाने लगेंगे, उतना ही हम परिवर्तन के प्रति सहज होते चले जाएँगे। बहुत ही सुंदर आपने गहन चिंतन और व्यावहारिक सूझबूझ के साथ जुड़ा हुआ जो ये संतुलित संकेत स्थिति को स्वीकारने का दिया है, उसके लिए आपको मैं विशेष रूप से नमन करता हूँ। बहुत-बहुत आभार है। जो विपरीत परिस्थिति है उसमें हम क्या बेहतर कर सकते हैं, इसमें से सकारात्मक बने रहने के लिए कैसे अपने आप को ढालें, वो आपने बहुत अच्छा बताया और प्रारंभ में हमने विविध जो पहलू हैं इस रशिया-यूक्रेन क्राइसिस से संबंधित उनका भी उल्लेख आपसे जिस तरह विश्लेषण के साथ सुना है, वो कई बातों को स्पष्ट करता है, उसके लिए भी आपका आभार।
तो बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े जयपुर से लाइफ कोच डॉक्टर नितिन सारस्वत जी, उनका धन्यवाद करने के साथ-साथ आप सभी का इस बातचीत में बने रहने के लिए आभार व्यक्त करने के साथ आपसे आह्वान, अनुरोध, जुड़े हमारे साथ विश्व शांति की प्रार्थना के लिए। कई बार हमें लगता है कि हमारी सोच से कुछ नहीं होता है, लेकिन धीरे-धीरे वातावरण बनता है और अपने आप को असहाय न समझकर, जैसे नितिन जी बता रहे थे, एक एक बूंद करके घड़ा भरता है। उसी प्रकार एक-एक मनुष्य अपने स्तर पर जो सोच रखता है, उससे भी विश्व का वातावरण बनता है। तो प्रार्थना के हम विश्व शांति की तरफ धीरे-धीरे बढ़ें, अगर लौट के भी आ जाएँ तो भी उस दिशा को छोड़ें नहीं। अशोक व्यास को अनुमति दें।